उन लड़कों ने मुझे बहुत ज़्यादा पैसे दिए और एक रात के लिए ले गए। जब पांचों लड़कों ने मेरे जिस्म से अपनी हवास पूरी कर ली तो अचानक उनका छठा दोस्त भी आ गया। मगर वो जैसे ही कमरे में अंदर आया तो उसकी चीखें निकल गईं, क्योंकि हालात इंसान को वो सब करने पर मजबूर कर देते हैं जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं होता। या यूं कहें कि कभी कभी ज़रूरत से ज़्यादा ख्वाहिशें इंसान को ख़त्म कर देती हैं। और मैं भी ना कभी पूरी नहीं होने वाली ख्वाहिशों के सफ़र पर निकल ही थी। मैं रात 12 बजे से उसे छोटे से कमरे में बिस्तर पर पड़ी हुई थी और एक के बाद एक दूसरे लड़कों ने मुझे नोच डाला था। दर्द अपनी इंतहा पर था, लेकिन ये सब कुछ मैंने अपनी मर्जी से अपनाया था। ना ही मुझे अपने कपड़ों का होश था और ना ही जिस्म में उठने वाली दर्द भरी लहर का। दो ही लड़कों ने मेरा हाल ऐसा कर दिया था कि मेरा सर तपन जख्मी हो गया। मेरे साथ की हवास पूरी करने आने वाले हैं और मुझे पूरी खुशी से उन्हें वक्त देना है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी जिंदगी की कोई रात ऐसी भी होगी। ये सब मैं एक भारी कीमत के आवाज़ कर रही थी, इसीलिए पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं था। मेरा नाम मधु है। आज मैं 22 साल की हूँ और मैंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर ली है। लेकिन आज की इस दिखावे और अनुभव की दुनिया में एक ग्रेजुएशन की डिग्री कुछ भी नहीं होती। ये बात मुझे तब पता चली जब मैं नौकरी की तलाश में घर से बाहर निकली। हमारा जीवन तब तक सामान्य था जब तक बाबा हमारे साथ थे। वो घर के इकलौते कमाने वाले थे। उनका यूं नींद में ही ईश्वर को प्यारा हो जाना हमारे परिवार पर जैसे वज्रपात था। माँ, मेरी दो अविवाहित बहनें और मैं अचानक एक गहरे अंधेरे में आ गए थे। कुछ दिनों तक तो रिश्तेदारों और पड़ोसियों ने मदद की, लेकिन कब तक? आज के दौर में कौन किसी का पेट पालता है? कमाने की जिम्मेदारी मेरी थी, क्योंकि बड़ी बहन की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी और मैं अब घर की कमाऊ सदस्य थी। जब मैं नौकरी ढूंढने निकली तो मेरे होश ठिकाने आ गए। बाबा कितनी मेहनत से हमारे लिए रोटी कमाते थे, ये मुझे अब समझ आया। हर कंपनी के बाहर नौजवानों की लंबी कतारें थीं। एक अनुभवहीन लड़की को कहाँ नौकरी मिलती। स्कूलों में काम करने पर भी आधे दिन से ज़्यादा काम के बदले सिर्फ 6,000 रुपये मिल रहे थे, जो सिर्फ बिजली पानी के बिल में चले जाते। मैं निराश हो चुकी थी। बहुत तलाश के बाद मेरी एक दोस्त के भाई के जरिए मुझे शहर के एक भीड़-भाड़ वाले इलाके में एक पिज्ज़ा हाउस में वेटर की नौकरी मिल गई। ये नौकरी मेरे लिए अजीब थी। उन्होंने मुझे काले रंग का टाइट फिटिंग यूनिफॉर्म दिया और मुझे अगले ही दिन काम पर बुला लिया। उन्हें एक ऐसी वेटर चाहिए थी जो मॉडर्न हो, छोटे बाल और ढेर सारा मेकअप करके डाइनिंग हॉल में खड़ी हो। यूनिफॉर्म बैग में डालकर मैं घर लौटी। ये फैसला नहीं कर पा रही थी कि ये काम करूं या नहीं। बाबा की मौजूदगी में घर से बेवजह निकलना भी मुश्किल था, और यहाँ इतने सारे मर्दों के बीच तंग कपड़ों में खड़े होना, ये मेरे लिए घुटन भरा था। जैसे ही मैं घर पहुंची, माँ दरवाजे पर परेशान खड़ी थी। बेटा, बिजली के मीटर वाले आए थे और उन्होंने हमारी बिजली काट दी है, उन्होंने रोते हुए कहा। पिछले 2 महीने से बिल नहीं भरा गया था। गर्मी जोरों पर थी और बिना बिजली के गुजारा नामुमकिन था। माँ के आंसुओं ने मेरे लिए फैसला कर दिया। मैंने उन्हें गले लगाया और झूठ बोला कि मुझे एक अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई है और कल से मुझे जाना है। माँ ने मेरे सर पर हाथ रखा और कहा, अब तुम ही मेरा बाजू हो, तुम्हें ही अपनी दोनों बहनों की शादियां करनी है। मुझे माँ से झूठ बोलना पड़ा कि ये एक मल्टीनेशनल कंपनी है जो 24 घंटे चलती है, जब उन्होंने मेरी नौकरी का समय दोपहर 3 बजे से रात 11 बजे तक सुना। माँ ने मेरी तरक्की की दुआएं दी और अगले दिन दोपहर 2 बजते ही मैं पिज्ज़ा हाउस के लिए निकल गई। पिज्ज़ा हाउस में मैंने यूनिफॉर्म बदला। मैनेजर ने मुझे दरवाजे के पास खड़ा किया और चिल्लाकर कहा, पहले मेकअप करो। मेरे पास मेकअप नहीं था। वहाँ काम करने वाली एक दूसरी लड़की ने अपने मेकअप से मेरे चेहरे पर गहरी सुर्खी लगाई। जब मैंने आईने में खुद को देखा तो हैरान रह गई। मैं जानती थी कि मैं खूबसूरत हूँ, लेकिन थोड़े से मेकअप के बाद मैं पूरी तरह निखर गई थी। वो लड़की फुसफुसाई, ये लोग खूबसूरती देखकर ही तो यहाँ रखते हैं, वरना काम करने को तो बहुत मिल जाते हैं। उस दिन मुझे कड़वी सच्चाई का अंदाज़ा हुआ कि ये नौकरी मुझे मेरी काबिलियत की वजह से नहीं, बल्कि मेरी खूबसूरती की वजह से मिली थी। पहला दिन बहुत भारी था। 3 बजे से रात तक मैं दरवाजे पर खड़ी आने जाने वालों को वेलकम कर रही थी। ज्यादातर मर्द ही थे। रात होते होते मेरे पैरों में दर्द शुरू हो गया। 12 बजे मैं थकी हारी घर पहुंची। माँ मेरा इंतजार कर रही थी। खाना खाकर बिस्तर पर लेटते ही मुझे बाबा की बहुत याद आई। वो मेरे नखरे उठाते थे। पैरों की तकलीफ से तड़पते हुए मुझे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। अगले दिन मुझे ऑर्डर लेने का काम दिया गया। ये काम ज्यादा मुश्किल निकला। मैं जिसके भी पास ऑर्डर लेने जाती, उनमें से अक्सर मर्द मुझे सर से पांव तक देखते और मुस्कुराते। मुझे भी मुस्कुराहट दिखानी पड़ती थी, क्योंकि ये नौकरी का नियम था। कुछ जानबूझकर ऑर्डर देने में वक्त लगाते, तो कुछ मेरे इतना करीब आ जाते कि मेरा सांस रुकने लगता। अब मुझे अंदाजा हो गया था कि यहाँ आने वाले ज्यादातर मर्द हम लड़कियों की वजह से ही आते थे। महीना गुजर गया। तनख्वाह से हटकर मुझे टिप के अच्छे पैसे मिल गए थे। मैंने उन पैसों से बिजली का बिल चुकाया।
मैं धीरे धीरे इस माहौल की आदी होती जा रही थी। 5 नौजवान लड़के रोज शाम को कोने वाली टेबल पर बैठते थे। वो 25 साल के थे और मुझे गहरी नज़र से देखा करते थे। एक दिन ऑर्डर लेते वक्त उनमें से एक ने फिर पूछा, तुम यहाँ बहुत मजबूरी में नौकरी करती हो ना? मैंने हाँ कहा। उसने कार्ड निकाला और कहा, तुम शरीफ लड़की लगती हो, कभी मदद की ज़रूरत पड़े तो याद कर लेना। मैंने बिना सोचे समझे कार्ड अपनी जेब में रख लिया। दूसरा महीना गुजर गया। फिर एक दिन माँ ने मुझे बताया कि मेरी बड़ी बहन के लिए बहुत अच्छा रिश्ता आया है और वो 1 महीने में शादी करना चाहते हैं। और हाँ, उन्होंने छोटी बहन को भी अपने छोटे बेटे के लिए लेने की बात की है। एक खर्च में दोनों शादियाँ। मुझे खुशी हुई, लेकिन 1 महीने का वक्त और दहेज के नाम पर दी गई लंबी लिस्ट सुनकर मेरी जान निकल गई। माँ को मुझ पर पूरा भरोसा था कि मेरी बड़ी कंपनी से लोन मिल जाएगा। मेरे झूठ ने मुझे फंसा दिया था। मैं परेशान थी। काम पर एक लड़की ने मेरी उदासी देखी तो मैंने अपनी मजबूरी बताई। उसने सादगी से शादी करने की सलाह दी, लेकिन घर आकर जब मैंने माँ को यही बात कही तो वो नाराज हो गईं। लड़के वालों ने पहले ही दहेज की लिस्ट थमा दी है। अगर खाली हाथ विदा कर दिया तो ससुराल वाले सारी जिंदगी उसे ताने मारेंगे, बातें सुनाएंगे। माँ ने रोते हुए कहा, अगर आज तेरा बाप जिंदा होता तो मुझे तेरी मिन्नत ना करनी पड़ती, वो खुद ही रकम जमा कर लेते। माँ के आंसुओं ने मेरा दिल दुखा दिया। मैंने उन्हें गले लगाया और वादा किया कि मैं पैसों का इंतज़ाम जल्द करूंगी। मैं अपनी बहनों की खुशी को हमेशा कायम देखना चाहती थी। मैंने माँ से कहा, आप शादी की तारीख पक्की कर दें, पैसों का इंतज़ाम हो जाएगा। घर में खुशी की लहर दौड़ गई, मगर वो बेखबर थे कि ये खुशी उन्हें मेरी आबरू की बर्बादी के बदले मिलने वाली थी। अगले दिन मैं उन 5 लड़कों के पास गई। मेरी आंखों में आंसू थे, पर मैंने उनसे मदद मांगी। वो मुस्कुराए और बोले, हम जानते थे कि आप ज़रूर मान जाएंगी। उन्होंने मुझे एक रात के लिए अपने साथ ले जाने की बात की। मैंने माँ को फिर झूठ बोला कि कंपनी में लोन पास हो गया है, इसलिए काम ज़्यादा है और मुझे एक रात कंपनी में ही गुजारनी पड़ेगी। लोन पास होने की बात सुनकर माँ इतनी खुश हुईं कि उन्होंने मुझे खुशी खुशी रात रुकने की इजाज़त दे दी। पिज़्ज़ा हाउस से छुट्टी होने के बाद मैं उन 5 लड़कों के साथ चली गई। रात 12 बजे से मैं उस कमरे में बिस्तर पर पड़ी हुई थी। एक के बाद एक लड़के मेरे पास आए। दर्द अपनी इंतहा पर था। मेरे तन पर जख्म थे। 2 लड़कों ने ही मेरा ये हाल कर दिया था कि मुझे अपने कपड़ों का और जिस्म में उठने वाली दर्द भरी लहर का होश नहीं रहा। तीसरा लड़का आया। मैंने गहरी सांस बाहर निकाली। मैं वक्त चाहती थी, पर उसने कहा, इतना वक्त नहीं है मेरे पास, बाहर उसके और भी दोस्त इंतजार में बैठे हैं। उसकी बात सुनकर मेरी आंखों से आंसू बह निकले। उसने मेरे आंसुओं को नज़रअंदाज किया और अपनी शिद्दतें मुझ पर उंडेलने लगा। मेरे तन में अब बर्दाश्त की शक्ति खत्म हो रही थी। वो मुझे धक्का देने पर और भी जोश में मेरे करीब आता। मैं खामोशी से खुद पर गुजरने वाली इस क़यामत को बर्दाश्त कर रही थी। 1.5 घंटे तक वो अपनी प्यास बुझाता रहा और जाते जाते दांतों के निशान मेरी गर्दन पर छोड़ गया। बाकी 2 लड़कों ने भी 1-1 घंटा इसी तरह मुझे अपनी हवस का निशाना बनाए रखा। उन लोगों को मुझ पर ज़रा भी रहम नहीं आया था, और आता भी क्यों? उन्होंने एक बड़ी रकम के बदले मेरी एक रात खरीदी थी। वे तो अपना अपना हिस्सा वसूल कर रहे थे, और ये एक रात मेरी जिंदगी की काली घनी रात बन गई थी। मेरा हाल ऐसा था कि मुझे कुछ होश ही नहीं रहा था। मैं खुद से करवट बदलने के काबिल भी नहीं थी। धीरे धीरे तकलीफ से मेरी आंखें बंद होने लगी थीं, और तभी उन लड़कों ने मुझे बताया कि उनका एक छोटा दोस्त भी आ गया है। मुझ में इतनी हिम्मत भी बाकी नहीं बची थी कि मैं इनकार कर पाती या इस बात का विरोध कर सकती। जैसे ही छठा लड़का कमरे में दाखिल हुआ और मेरे बिस्तर के करीब आया, मुझे देखकर उसकी चीखें निकल गईं। वो देखकर हैरान रह गया कि पूरा बिस्तर खून में भीगा पड़ा था और मैं अपनी जिंदगी की शायद आखिरी सांसें ले रही थी। वो लड़का उन 5 का दोस्त था, लेकिन उसके अंदर इंसानियत अभी बाकी थी। उसे मुझ पर रहम आ गया था। उसने तुरंत मुझे अपने बाजुओं में उठाया और गाड़ी में डालकर एक छोटे से अस्पताल में ले आया, जहां उसका कोई जानने वाला ही डॉक्टर था। कई घंटे आईसीयू में रहने के बाद मेरी हालत कुछ बेहतर हुई, लेकिन मेरा जख्मी तन मेरी बर्बादी की गवाही दे रहा था। उस भले लड़के ने अस्पताल का सारा खर्चा खुद उठाया और उसके दोस्तों से वो लाख रुपए लेकर मुझे दिए। मेरे ठीक होने पर मुझे अस्पताल से छुट्टी मिल गई और रकम भी मेरे हाथ आ गई। उस रात के बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा, लेकिन उस लड़के ने मेरे लिए एक नया रास्ता खोला। उसने मुझे अपनी फैक्ट्री में नौकरी की पेशकश की और यकीन दिलाया कि मैं वहां इज्जत से नौकरी कर सकूंगी। आज मेरी दोनों बहनों की शादी हो गई है।
उनके चेहरे की खुशी देखकर मुझे लगता है कि मैंने जो किया वो शायद सही था। मैं अब उस भले लड़के की फैक्ट्री में नौकरी कर रही हूँ। मैंने एक बात अच्छी तरह जान ली है कि आज के इस दौर में किसी मतलब की मदद करने वाले लोगों की गिनती ना होने के बराबर है। मेरी बस यही गुजारिश है कि हमेशा नौकरी करने वाली लड़कियों को इज्जत की नज़र से देखें, क्योंकि वो बहुत ही मजबूरी के हालात में अपने घरों से निकलती हैं, चाहे फिर वो तंग कपड़े पहनकर किसी पिज्ज़ा हाउस के दरवाजे पर ही क्यों न खड़ी हों।